तो गाइस स्वागत है आप सभी का डेड मेंशन की एक और न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं इसके चैप्टर नंबर 39 के बारे में। पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा कि नॉल और शॉन की एक खतरनाक सी बैटल होती है, लेकिन वो फाइट काफी जल्दी खत्म हो जाती है और उसके एंड में नॉल पिलग्यू को किडनैप करके ले जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वही मॉर्गन है। इस तरफ यूरी ने छोटी सी स्पार्की को हॉस्टेज बना लिया होता है, लेकिन मॉर्गन उस छोटी बच्ची को टॉर्चर करना नहीं चाहती। वहीं दूसरी तरफ नॉल ने पिलग्यू का टॉर्चर शुरू कर दिया होता है। और अब आगे चैप्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है नॉल के अड्डे वाला चर्च। और अभी हम देखते हैं उस चर्च के कमरे को जिसके अंदर एक बुड्ढा खड़ा है और उसके सामने लटकाया गया होता है पिलग्यू को। और वो उसे कहता है, मुझे माफ कर देना दिकरा कि तू अपन का मेहमान है, फिर भी अपन तेरे साथ ऐसा कर रहा है। शांति से बता देने बाबा, अपन तेरे को और तकलीफ नहीं देगा। अपन को सिर्फ मॉर्गन के बारे में जानने का है, तू बता दे, मैं तुझे जाने दूंगा। अबे साले बुड्ढे, मैंने कहा ना कि मैं ही मॉर्गन हूँ। और ये सुनकर वो बुड्ढा पिलग्यू का एक दांत उखाड़ने लगता है, पर तभी वहाँ पर स्लेंडी आता है। ऐसी चीजें काम नहीं आएगी उस पर चचा, ये सब के सब एक जैसे कमीने हैं। ऐसे फालतू के टॉर्चर से इन बड़वों का कुछ नहीं होगा क्योंकि ये लोग खुद से ज्यादा अपनों की परवाह करते हैं। तो फिर हमारे लिए तो ये काफी ज्यादा मुश्किल की बात है, तो अपन को अब क्या करना होगा? इसे मुझ पर छोड़ दो चचा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि इनसे कैसे निपटना है। ये इस बारे में नहीं है कि तुम कहाँ पर टारगेट करते हो, मायने ये रखता है कि तुम आखिर किसे टारगेट करते हो। अब यहाँ से वापस से सीन शिफ्ट होता है एसजीटी एंटरटेनमेंट की कंपनी में, जहाँ पर मॉर्गन ने स्पार्की को अच्छे से एक रूम में सुला दिया है। और अब वो बाहर आकर बाकी सबको कहती है कि वो बच्ची काफी देर तक रोई, लेकिन अभी वो शांत है। लेकिन वो लगातार स्लेंडी की बातें कर रही है। अबे स्लेंडी गया तेल लेने, तू उसको नॉल के बारे में पूछ, तुझे ज्यादा उसकी मम्मी बनने की जरूरत नहीं है। अगर तुझसे नहीं होता तो चल साइड हट, मैं खुद उससे पूछ लूंगा। लेकिन मॉर्गन शॉन को वहीं पर रोक देती है। वो उसे कहती है कि ये छोटी बच्ची अब यहाँ से कहीं पर नहीं जाएगी, उसे थोड़ा सा आराम करने दो, उसके बाद तुम जो चाहो वो पूछ लेना। तुझे यहाँ की सिचुएशन के बारे में पता भी है, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर मॉर्गन वापस से शॉन को कहती है कि मुझे इस सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता है। मेरे अंकल पिलग्यू किडनैप हो चुके हैं और मैं भी कुछ जानकारी जल्दी से पता करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए एक छोटी बच्ची को परेशान करना ये रास्ता काफी गलत है। और एक बात बता शॉन, अगर तुझे उनकी लोकेशन पता चल भी गई तो तू क्या कर लेगा? वैसे भी तुम लोग अभी उसके सामने हार कर आए हो, तो वापस से वहाँ पर चले जाओगे तो रिजल्ट कुछ अलग नहीं आएगा। जरा अपने आप को और यहाँ पर बाकी लोगों की हालत को देखो। तेरा ये जिद्दीपना यहाँ पर काफी सारे लोगों को तकलीफ दे रहा है। पर शॉन चिल्लाकर कहता है कि इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथों से कुछ सही हो जाए। पर तभी मॉर्गन उसे एक हेडबट मारती है और उसे पीछे कर देती है और गुस्से में उसे कहती है कि वो सब करने का एक तरीका होता है, एक प्लान होना चाहिए हमारे पास। तेरे एक मिडिल स्कूल के बच्चे की तरह ऐसे फुदकने से कुछ नहीं होने वाला। यानी कि हाँ, इन दोनों के बीच में एक काफी तगड़ा राड़ा होने वाला था। पर मॉर्गन का अंकल बीच में आ जाता है और शॉन को कहता है, सॉरी इसे माफ कर देना। मॉर्गन, मैंने कहा था ना कि ऐसे बात नहीं करते। पर फिर भी मॉर्गन काफी ज्यादा गुस्से में शॉन को यही कह रही होती है कि तुझे ये लगता है कि तू अकेला ही परेशान है, लेकिन असलियत में तुझे क्या पता कि जिसकी फैमिली का एक मेंबर उससे अलग हो जाता है तो उस पर क्या बीतती है। और मॉर्गन की ये बात सुनकर शॉन को अचानक से याद आती है ईडन की, और वो बिना गुस्सा किए उसकी साइड से चुपचाप जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि उस बच्ची पर नजर रखना। और क्या यहाँ पर कोई ट्रेनिंग रूम है? मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। हाँ, तुम यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हो। तुम्हें बेसमेंट के B5 फ्लोर पर जाना होगा, जहाँ पर मोआ पहले ट्रेनिंग किया करती थी। ठीक है, मैं वहाँ पर जाकर थोड़ा सा वार्म अप करता हूँ। अगर तुम्हें कोई भी जानकारी मिले तो सीधा मुझे आकर बताना। शॉन को ऐसे शांति से जाता हुआ देखकर मॉर्गन समझ जाती है कि कुछ तो बात है जो शॉन सबसे छुपा रहा है। और अभी हम शॉन को देखते हैं लिफ्ट में, और वो अपने मोबाइल के अंदर कुछ देख रहा है, लेकिन उसको कंटिन्यूअसली अपने दिमाग के अंदर मॉर्गन की आवाज सुनाई दे रही है कि वो नॉल के सामने हार गया। हमें यहाँ से कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जब डिमिट्री की एंट्री उस बैटल के अंदर हुई थी, तब उसके साथ उसका वेपन गियर भी था। यहाँ पर हमें बैकग्राउंड में शॉन की आवाज आती है कि डिमिट्री का जो ये वेपन गियर था उस पर एक बॉडी कैम लगा है, यानी कि छोटा सा एक माइक्रो कैमरा, जिसमें वो पूरी बैटल रिकॉर्ड हो चुकी है। और शॉन का प्लान है कि उस फुटेज के जरिए वो नॉल की टेक्निक्स को समझे और अपने आप को और भी बेहतर ट्रेन करे। और जैसे ही वो ट्रेनिंग हॉल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने कई सारे हथियार लगे हुए हैं, और वहाँ पर एक कटाना को उठाकर वो यही सोच रहा होता है कि आखिर मॉर्गन इन सारे हथियारों से किस टाइप की ट्रेनिंग करती होगी। पर इस ट्रेनिंग हॉल के अंदर मॉर्गन भी उसके पीछे आ गई है और वो उसे कहती है कि मैं एक एक्टर भी हूँ और किसी न किसी टाइम पर मुझे इन सारी चीजों की ट्रेनिंग काम आती है। अबे मॉर्गन की बच्ची, आखिर तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने तुझसे कहा था कि उस हॉस्टेज पर नजर रखना। लेकिन मॉर्गन शॉन के फोन के अंदर नॉल को देखती है और कहती है कि ये तो तुमसे कहीं ज्यादा हैंडसम है, क्या सच में यही नॉल है? और ऐसा बोलकर उसने शॉन का
मोबाइल छीन लिया होता है और अपने बाल खोलकर शॉन को कहती है कि अब मुझे थोड़ा सा फोकस करना होगा। शॉन को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या कर रही है और अभी हम उन लोगों के ऊपर के फ्लोर में देखते हैं कि मॉर्गन का अंकल शांति से बैठा हुआ है और यही सोच रहा है कि आखिर अचानक से ये सब क्या हो गया। मैंने सोचा था कि हमारा पाला सिर्फ डेड मेंशन से ही पड़ा होगा, लेकिन ये सिचुएशन काफी ज्यादा वर्स है। और उसके साइड में बैठा हुआ यूरी उससे कहता है, हाँ तू बात तो सही कर रहा है, लेकिन वो गुलाबी बालों वाली कहाँ चली गई? अबे साले डरा दिया मेरे को, कब से तू यहाँ पर बैठा है? अरे मुझे उन लोगों ने ही कहा है तेरे साथ रहने का, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो मैं तुझे बचा सकूं। लेकिन तू मुझे एक बात बता कि वो गुलाबी बालों वाली वो भी डेड मेंशन से है? हाँ वो वहीं से है, मैंने उसे काफी कम एज के अंदर वहाँ से अडॉप्ट किया था। तो यूरी उससे कहता है कि पिछली बार जब हमारा डेड मेंशन से किसी ऐसे बच्चे के साथ सामना हुआ था तो वो एक तरीके की नेल गन को यूज कर रहा था, तो आखिर ये गुलाबी बालों वाली क्या कर सकती है? ओए उसका नाम मोआ है, तो जानता नहीं क्या उसके बारे में? वो एक उभरती हुई आइडल है, तो उसे उसके नाम से ही बुला। मैं उसको सबसे पहले एक एक्ट्रेस बनाना चाहता था और इसीलिए मैंने डेड मेंशन से वैसे ही बच्चे की डिमांड की जो एक परफेक्ट एक्टर के सारे एस्पेक्ट में फिट हो। और हाँ, मोआ सच में वैसी ही है। और अभी हम देखते हैं कि ट्रेनिंग हॉल के अंदर शॉन काफी चौंका हुआ है, क्योंकि मॉर्गन ने बस मोबाइल के अंदर नॉल को देखकर उसका स्टान ले लिया है एंड उसके हाथों में भी अभी होती है कटाना। और बैकग्राउंड में उसका अंकल यूरी को कहता है कि मोआ मेथड एक्टिंग के अंदर माहिर है। यानी कि मॉर्गन ने मोबाइल के अंदर नॉल के मूव्स को देखा, जिसके जरिए अभी वो उसकी प्रॉपर मेथड एक्टिंग कर रही है। और शॉन को ऐसा लग रहा है कि वो उसको नॉल की तरह चिढ़ा रही है। और मॉर्गन नॉल का दूसरा स्टांड लेते हुए बोलती है, मेथड एक्टिंग एक्चुअलाइजेशन 65%, रोल मॉडल नॉल। और हम देखते हैं कि मॉर्गन ने एग्जैक्टली नॉल का स्टांड ले लिया है और अगले ही सेकंड वो बिल्कुल उसके जैसी ही स्लैश शॉन के ऊपर मारती है। और शॉन उसके ये वाले कॉपी मूव को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन तभी मॉर्गन बिल्कुल नॉल की ही तरह एक्टिंग करके उस पर अटैक करने वाली होती है। तो शॉन भी काफी ज्यादा स्पीड में अपने कैरम्बिट नाइफ से उसके अटैक को रोकता है, लेकिन तभी मॉर्गन बिल्कुल नॉल की ही तरह बोलती है कि आखिर इतना परेशान क्यों है शॉन? तुझे क्या वापस से उस बंदे की याद आने लगी? और मॉर्गन के मुंह से ये सुनकर उसे वापस से याद आता है कि उस पल नॉल ने असलियत में क्या कहा था। अब नॉल ने उस टाइम पे शॉन को ईडन के बारे में कहा था कि उसकी जो हालत है वो शॉन तेरी ही वजह से है। और ये चीज अभी करंटली याद करके वो मॉर्गन को नॉल समझकर उस पर टूट पड़ता है और मॉर्गन भी बिल्कुल नॉल की तरह काफी ज्यादा स्पीड में मूव करने लगती है। और उस दौरान वो यही सोच रही होती है, मुझे लगा था कि पूरी इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से मैं इसका एक्चुअलाइजेशन सही से नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अभी जो मेरी स्पीड है उसके मुताबिक मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि नॉल सच में एक मॉन्स्टर होगा। यानी कि मॉर्गन का कहने का मतलब ये है कि इतनी कम इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी जब उसने नॉल की मेथड एक्टिंग की तो उसकी कॉपी स्पीड और अटैक काफी ज्यादा तेज हो गए। हालांकि ये अभी भी परफेक्ट नहीं है, मतलब इतनी कम जानकारी के बावजूद भी उसकी मेथड एक्टिंग के जरिए वो इतना पावरफुल फील कर रही है, तो सच में नॉल कितना ज्यादा पावरफुल होगा। पर तभी अचानक से शॉन उसकी साइड में आता है और उस पर एक अटैक करके उसकी कटाना को दूर फेंक देता है और मॉर्गन के पैरों में किक करके उसे नीचे गिरा देता है। और उसके तुरंत बाद शॉन उस पर स्क्रू ड्राइवर से अटैक करने ही वाला था, लेकिन वो बीच में ही अचानक से रुक जाता है एंड मॉर्गन अपनी जगह से उठते हुए उसे कहती है कि हाँ भाई हो गया, ये ट्रेनिंग अब यहीं पे खत्म। पर शॉन काफी ज्यादा उदासी से कहता है, ईडन मुझे उसकी याद आ रही है, वो काफी ज्यादा अजीब था, वो मुझे अपना भाई मानता था, वो मेरे लिए बड़े भाई जैसा था। और ऐसा बोलते हुए शॉन रोने लगता है। वो रोते हुए एक ही बात बोल रहा होता है कि ईडन मेरा बड़ा भाई था। और मॉर्गन सारी चीजें समझ जाती है। वो उसे कहती है कि तुम सबके सामने इतना टफ क्यों बनते हो? अगर तुम रोना चाहते हो तो दिल भर के रो सकते हो। तुम भले अभी कितने भी बड़े हो गए हो, लेकिन अंदर से तुम अभी भी एक बच्चे हो। वेल हम देखते हैं कि ट्रेनिंग हॉल का दरवाजा अभी बंद है, जिसे खोलकर अभी रैचल अंदर आने वाली है, लेकिन डिमिट्री उसे दरवाजे पर ही रोक लेता है। वो उसे कहती है कि डिमिट्री साले साइड पर हट जा, पर डिमिट्री उसे पहली बार मुंह पर ही मना कर देता है। रैचल इस बार नहीं, उन दोनों को थोड़ी देर के लिए अपने हाल पर छोड़ दो। और आखिर में हम देखते हैं कि शॉन मॉर्गन के कंधे पर सर रख के काफी ज्यादा रो रहा है। और यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। वेल इस आखिरी वाले पैनल के अंदर हम इस ट्रेनिंग हॉल के अंदर की डिस्ट्रक्शन को देख सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि मॉर्गन की मेथड एक्टिंग बोले तो सस्ती सी कॉपी स्किल सच में काफी पावरफुल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको डेड मेंशन के हर एक चैप्टर की अपडेट मिलती रहे। और इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।